आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की सीरीज़ चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम इस इतिहास ग्रंथ का विस्तृत अध्ययन करेंगे और एक यूनिट समाप्त होने पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आदिकाल को बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल नाम दिया है। तो आज हम अपभ्रंश काल के अंतर्गत हिंदी भाषा, जाति और साहित्य को पढ़ेंगे। हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि विभिन्न जातियां अपनी भाषा, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हो उठती है। भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से संबंध होना अनिवार्य है, पर उसका जोर अधिक विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है, क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय हैं, जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय है। यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा प्रमुख है, तो हिंदी प्रदेश अनेक भाषाओं और बोलियों राजस्थानी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि का समुच्चय है। वाराणसी को इसे भाषा व्यवस्था कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वे हिंदी या हिंदुस्तानी हैं। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जातीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ है? संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जातीय भाषाओं का विकास हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता रहा है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे, किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली हैं खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक निरंतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। हिंदी, जैसा कहा जा चुका है, कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है। हिंदी कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है। इन बोलियों और भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे अलग अलग हैं, फिर भी वे शब्द समूह, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रूप विधान के वैविध्य में भी जाति एक सूत्रता से जुड़ी हुई हैं। अवधी भाषा भाषी ब्रजी समझ लेता है और ब्रज भाषा भाषी अवधी समझ लेता है। अवधी भाषा भाषी ब्रजी समझ लेता है और ब्रज भाषा भाषी अवधी समझ लेता है। मैथिली साहित्य भी ब्रजवासियों और अवध निवासियों की समझ में आ जाता है। ब्रज भाषा भाषी अवधी में लिख सकता है और अवधी क्षेत्र में रहने वाला ब्रजी में लिखता है। तुलसीदास ने तो समान अधिकार से अवधी और ब्रजी दोनों में लिखा। ये इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास ने तो समान अधिकार से अवधी और ब्रजी दोनों में लिखा। एक समय तो ब्रजभाषा पूरे हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी थी। हिमाचल से विदर्भ और राजस्थान से असम तक यदि उसमें गद्य लिखा जाता रहा होता तो खड़ी बोली का स्थान वही लेती।
आज प्रत्येक भाषा भाषी क्षेत्र में खड़ी बोली, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, पत्रकारिता, विचार विनिमय, राजकाज का माध्यम स्वीकृत हो चुकी है। इससे इसकी जातीयता स्वतः सिद्ध है। लेकिन इतिहास पर जोर देने वाले रूसी लेखक भी जब यह कहते हुए देखे जाते हैं कि हिंदी भाषा भाषियों की कोई निश्चित जाति चेतना नहीं है, तो आश्चर्य होता है। कुद्रियावत्सेव ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात में लिखा है, हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है, जैसा उदाहरण के लिए तमिलों या गुजरातियों के मामले में है। यद्यपि यह इलाका और उसकी आबादी सामान्य इतिहास के सूत्रों से आपस में बंधे हुए हैं। रूसी लेखिका ओस्कोलकोवा हिंदुस्तानियों को एक जातीय समूह मानती हैं। उनके मतानुसार ये लोग ऐतिहासिक विकास की विलक्षणता और दीर्घकालीन औपनिवेशिक दासत्व के कारण एक स्थिर जाति समुदाय का निर्माण नहीं कर पाए हैं। वारानिको का मत यह भी है, यदि कोई हिंदुस्तान या मध्य देश की जातीयता को तमिलनाडु और बंगाल की जातीयता के समकक्ष देखना चाहेगा, तो वह ऐतिहासिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर बने बनाए सिद्धांत खोजने का प्रयत्न करेगा। बहुत से ऐसे प्रदेश, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अंध प्रदेशवाद से ग्रस्त हैं। यदि हिंदुस्तान की जातीयता उसी तरह की होती तो राष्ट्रीय एकता क्षतिग्रस्त हो उठती। यह वह केंद्र है जिस पर राष्ट्रीय एकता निर्भर करती है। इसके अंतर्विरोध इसे प्रदेशवादी नहीं होने देते। इसकी सहिष्णुता, प्रदेश निरपेक्षता, विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता ही इसकी जाति विशेषताएं हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध यह जाति निरंतर वीरतापूर्वक लड़ती रही। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुकुट इसी जाति के माथे पर बंधता है। भक्ति आंदोलन अपने विरोधों के बावजूद सामंतवाद के विरुद्ध इतनी प्रखर रूप से इसी क्षेत्र में उदित हुआ है, पर आर्थिक दृष्टि से हिंदी के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। जातिवाद का बंधन बहुत कम शिथिल हुआ है। इन व्यवधानों के हटते ही इसकी जातीयता की भूमिका अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। 9वीं शताब्दी के अंत में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है, गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में अधिक रुचि रखते हैं। अवंतिका, पारियात्र और दशपुर आदि प्रदेशों के कवि भूत भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं और मध्य देश के कवि मध्य देश निवसति सा कवि सर्वभाषा निषेणः। उसे किसी भाषा विशेष में रुचि नहीं है, वह सभी भाषाओं में समान रुचि रखता है। उसे किसी भाषा विशेष में रुचि नहीं है, वह सभी भाषाओं में समान रुचि रखता है। मध्य देश की माटी का ही गुण है कि वह अपने लोगों को उदार बना देती है। संभवतः राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दशपुर की लोक भाषा के लिए किया था। राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दशपुर की लोक भाषा के लिए किया था। विधानतः भूत भाषा के कवि विट, बहेलिया आदि के बीच बैठते थे, अतः ऐसे कवियों की भाषा जन भाषा हो सकती है। किंतु उत्तर भारत, जो सामान्यतः हिंदुस्तान भी कहा जाता रहा होगा, की लोक भाषा 12 या 13वीं शताब्दी में हिंदवी या हिंदी कही जाती थी। इन शब्दों का प्रयोग मुसलमानों ने किया। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास 1049 में मिलता है। उसने महमूद गजनवी के चंदेल दुर्ग कालिंजर के घेरे का उल्लेख किया है। गजनवी ने 1020 में कालिंजर पर घेरा डाला था। सईद के अनुसार कालिंजर के दुर्गाधिकारी नंद ने महमूद की प्रशंसा में लुगाते हिंदवी में एक कविता लिखी थी। लुगाते हिंदवी का अर्थ है हिंदवी शब्द, पर यह हिंदवी क्या है? संस्कृत और
अपभ्रंश के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। इसे बुंदेलखंडी का पुराना रूप माना जा सकता है। खेद है कि उपयुक्त कविता अप्राप्य है। प्रसिद्ध जीवनी लेखक औफी 13वीं शताब्दी ने बताया है कि लाहौर के यमनी राज्य के फारसी कवि मुर्शद सलमान ने हिंदी या हिंदवी में एक दीवान लिखा था। संभवतः यह लाहौरी बोली में लिखा गया होगा। अमीर खुसरो 1253 से 1325 भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है, यानी कि अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 में हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। यहाँ पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है, बाद में इसी को हिंदी कहा जाने लगा। हिंदी का इतिहास भी कम लंबा और रोचक नहीं है। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। हिंद के निवासियों को इकबाल ने हिंदी कहा और हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। स्पष्ट है कि हिंद से हिंदी बना, पर हिंद का इतिहास भी अंधकार के गर्त में छिपा हुआ है। ये प्रश्न कि यह शब्द कब और कहाँ से आया, कैसे बना और किनके द्वारा प्रयुक्त हुआ, आज भी समाधान की अपेक्षा रखता है। इसके संबंध में दो मत प्रचलित हैं, प्राचीनतावादी पंडितों का मत और भाषा वैज्ञानिकों का मत। पहला मत है हिंदी या हिंदू को संस्कृत सिद्ध कर देता है। मेरुतंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा है, हिंदू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनः हीनश्च दूषयेत्येव हिंदुरित्युच्यते प्रिये। अर्थात हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला और हीन का अर्थ म्लेच्छ है। मेरुतंत्र सांप्रदायिक ग्रंथ मालूम पड़ता है और यूरोप वासियों के यहाँ आने पर लिखा गया है। इसमें एक स्थान पर फिरंगी शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः इसकी प्रमाणिकता स्वतः खंडित हो जाती है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया है, हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईरान सम्राट दारा के अभिलेखों, अवेस्ता ग्रंथ, बेंदिदाद आदि में हुआ है। अभिलेखों में हिंदू का अर्थ भारतवर्ष के अर्थ में है। बेंदिदाद में हत हिंदू सप्त सिंधु अनेक पवित्र स्थानों में एक स्थान है। प्राचीन ईरानी साहित्य में हिंद या भारत के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिंदू का ऊ लुप्त होकर हिंद रह गया, इसी से बना हिंदी। भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि ईरानी में सा ध्वनि नहीं होती है और न महाप्राण ध्वनियाँ ही मिलती हैं। सिंधु देश और सिंधु नद के संपर्क में आने पर ईरानियों के यहाँ सा का हा और धा का दा हो गया हो। रामविलास शर्मा ने इस पर आपत्ति की है। हिंदी शब्द कैसे बना, इस बारे में प्रचलित मान्यता यह है कि ईरान के लोग सिंधु या सिंध को हिंद कहते थे और वहाँ के निवासियों को हिंदू या हिंदी कहने लगे। सा का उच्चारण करने में उन्हें कुछ कठिनाई होती होगी, इसलिए उन्होंने सा की जगह हा कहना शुरू किया। लेकिन फारसी में साल, सादगी, साद, सागर आदि 25 शब्द हैं जिनमें ईरानियों को सा का उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होती। यही नहीं, उनके क्रियात्मक शब्द भी ऐसे बहुत से हैं जो सा से शुरू होते हैं, जैसे साजिदन बनाना, जिसका अर्थ होता है शखन, तौलना इत्यादि। इसमें ईरानियों ने सा के स्थान पर हा का उच्चारण करना आवश्यक नहीं समझा। इसके सिवा श से आरंभ होने वाले या स श युक्त सैकड़ों ऐसे शब्द फारसी में हैं जिनके समानांतर भारतीय भाषाओं के शब्द श का स्थान हा को दे दिया। इससे सिंध का हिंद ईरान में बना या भारत में, इस समस्या पर प्रकाश पड़ता है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि सा का हा में परिवर्तन कश्मीरी में मिलता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में सा भी है और उसके स्थान पर हा भी उच्चारित होता है। इससे ध्वनित होता है कि हा ध्वनि जो यहाँ की किसी प्राकृत में सा के लिए उच्चारित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुँच गई।
फिर तो ईरानियों ने सप्त को हप्त और असुर को अहुर कहना आरंभ किया। रामविलास जी ने स संबंधी जिन मान्यताओं का खंडन किया है वह सही है। उर्दू का कोई कोश इसे प्रमाणित करने में समर्थ है, पर यह अनुमान सही नहीं मालूम पड़ता कि किसी प्राकृत में हा ध्वनि जो सा के लिए उच्चारित होती रही हो, या यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई हो और सिंधु देश में सा उच्चारित होने वाले शब्दों को हा कर दे। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंध में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कोई सभ्यता थी। उसके सभ्य लोग सिंधु को हिंदू, सप्त सिंधु को हत सिंधु बोला करते थे। कुछ दिनों तक वह भाग ईरानियों के अधिकार में था। ईरानियों को ये शब्द यहीं से मिले। उन्होंने इन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। आर्यों ने हिंदू को सिंधु कर दिया हो तो आश्चर्य नहीं। कुछ लोग इस प्रवृत्ति को ब्राहुवी से जोड़ते हैं। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवां, जिनका समय 531 से 579 ने बजरोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा था। इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को ज़बान हिंदी कहा गया है। यहाँ पर ज़बान हिंदी का अर्थ संस्कृत में 1227 में मिन्हाजुस्क की पुस्तक हबकाते नासिरी में बताया गया है कि ज़बान हिंदी में बिहार का अर्थ मदरसा होता है। यहाँ ज़बान हिंदी का अर्थ पाली या अपभ्रंश होगा। प्रसिद्ध घुमक्कड़ इब्न तूता 1333 रहला इब्न तूता में लिखा है। इब्न तूता की पुस्तक का नाम क्या था? रहला इब्न तूता में लिखता है, किताबत अलाबाज अलज जदरात, दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा था। ज़बान हिंदी का स्पष्ट अर्थ है हिंद के रहने वालों की भाषा। पर इब्न तूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है। ये निश्चित ही उत्तर भारत की कोई बोली रही होगी। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के लिए भिन्न समय में हुए, कभी ब्रजी के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेलखंडी के लिए, कभी लाहौरी, कभी देहलवी के लिए। जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में लिखा है, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आही, जही मह मारग प्रेम कर सबे सराहें ताही। यहाँ पर हिंदुई अवधि है। जायसी इसी को भाषा भी कहते हैं। आदि अंत जस गाथा अहे, लिख भाषा चौपाई कहे। जो लोग हिंदी हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। अपने भेदवादी दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग हिंदवी और हिंदुई को हिंदुओं की भाषा कहते हैं और हिंदी को मुसलमानों की भाषा। इन लोगों को इंशा की रानी केतकी की कहानी देख लेनी चाहिए। हाँ, इंशाअल्लाह खां की कहानी है, रानी केतकी की कहानी देख लेनी चाहिए। उसी में लिखा है, कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। यह तो हिंदवी की बात हुई। नूर मोहम्मद अपनी अवधि को हिंदी कहते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखों, काजो बहुत है हिंदी भाखों। नूर मोहम्मद से 21 वर्ष पहले गिरधर राय ने 1743 के समय में हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रजी के लिए किया था। हिंदी माँ ही फ़कीर के अक्षर लागें तीन। हिंदी माँ ही फ़कीर के अक्षर लागें तीन। ये देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी है। मीर भी अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं। क्या जानूँ लोग कहते हैं किसको, सरूरे कल्ब आया नहीं है लफ्ज़ ये हिंदी ज़बां के बीच। दक्षिणी हिंदी के कवियों के बारे में भी भ्रम फैलाया गया है कि वे अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, हिंदवी नहीं। वहाँ पर शेख अहमद जैसे कवि भी हो गए हैं। उन्होंने लिखा है, जबा हिंदी हिंदवी मुझ सू होर देहलवी, ना जानूँ अरब होर अजब मसनवी। अतः ये स्पष्ट है कि हिंदी हिंदवी और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं 13वीं शताब्दी में ही प्रयुक्त होने लगे थे।
यह कहना कि अमुक शब्द हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त होता था, अमुक शब्द मुसलमानों द्वारा अनैतिहासिक और शरारतपूर्ण है। इधर हिंदी उर्दू के रिश्ते को लेकर पुनः बहस आरंभ हो गई है। हिंदी और उर्दू एक ही जाति का साहित्य है या दो जातियों का? हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं, इस बहस के पीछे भी सांप्रदायिक तत्वों और हिंदी उर्दू के कुछ अकादमिशियनों का हाथ है। उर्दू शब्द का आविष्कार तो किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में अंतर अवश्य है, पर यह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। कथा साहित्य का जहाँ तक संबंध है, दोनों का अंतर बहुत कम है। व्याकरणिक दृष्टि से दोनों एक हैं। हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास कलकत्ते की फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट की देखरेख में आरंभ हुआ। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लूलाल जी को है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लूलाल जी को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के नौकर थे। उनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। इसी नीति के तहत उन्होंने लिखा, सो पाठशाला के लिए महाराजाधिराज सकल गुण निधान पुण्यवान महाजान मारकुइस बलजली गवर्नर जनरल प्रतापी के राज में श्रीयुत गुणगाह के गुनियन सुखदायक जान गिलक्रिस्त की आज्ञा से संवत 1860 में लल्लू जी लाल कवि आगरे वाले ने, जिसका सारले यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कर नाम प्रेम सागर धरा। इस औपनिवेशिक नीति के परिणाम से सब परिचित हैं। हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भेद है। हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भेद है, पर बोलचाल की भाषा एक है। दोनों ही अपने मूल स्रोत से प्रेरणा लेती हैं। उर्दू का भविष्य हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में है। वह उसी तरह हिंदी भाषा व्यवस्था का अंग है जैसे बोलचाल की अन्य बोलियां और भाषाएं। बोरिस क्लुयेव द्वारा संपादित पुस्तक स्वतंत्र भारत जाति तथा भाषाई समस्या में एक स्थान पर लिखा है, स्वतंत्र भारत जाति तथा भाषाई समस्या में एक स्थान पर लिखा है, उपरोक्त सभी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुस्तान के क्षेत्र में उर्दू भाषा इस समय स्वयं अपनी जाति भाषा व्यवस्था का निर्माण नहीं करती है और विशेष क्षेत्र में यह साहित्यिक भाषा हिंदी जातीय भाषा व्यवस्था के एक संघटक अंग को प्रतिनिधित्व करती है। वारानिकोव ने स्पष्ट लिखा है, एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है, दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता। अतः उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। यहीं से समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।